Good morning all. Under the aegis of Director of Higher Education Panchkula, I am Dr. Saroj Bala, Assistant Professor in Political Science, Gandhi Memorial National College, अम्बाला कैंट। आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन। प्लेटो की जो शिक्षा का सिद्धांत है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो प्लेटो ने आदर्श राज्य की बात की है उसका आधार न्याय है और न्याय को शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए प्लेटो ने शिक्षा को बहुत इम्पॉर्टेंट माना है। तो रिपब्लिक में प्लेटो ने 5 जो चैप्टर्स हैं वो शिक्षा के नाम पर ही लिखे हैं। तो उनकी शिक्षा की जो इम्पोर्टेंस है उसको देखकर, रिपब्लिक को देखकर रूसो ने रिपब्लिक पर लिखा है कि प्लेटो की रिपब्लिक अभी तक शिक्षा पर लिखा गया सबसे उच्चतम ग्रंथ है। तो ऐसा उनका मानना था। प्लेटो के आदर्श राज्य की जो आत्मा न्याय है और न्याय को प्राप्त करने के प्लेटो ने 2 तरीके बताए हैं, 2 साधन बताए हैं, जिनमें से एक साधन है शिक्षा और दूसरा साधन है साम्यवाद। शिक्षा जो है वो सकारात्मक साधन है और साम्यवाद है नकारात्मक और लौकिक साधन है। तो दोनों साधनों में से प्लेटो ने शिक्षा के साधन को अधिक महत्व दिया है, क्योंकि शिक्षा एक सकारात्मक साधन है और जिसके द्वारा शासक व्यक्ति को प्रकृति की सही दिशा में मोड़कर राज्य में सामंजस्य उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए प्लेटो ने अपनी जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन में शिक्षा के सिद्धांत को अपनाने की बात की है। प्लेटो की जो शिक्षा का सिद्धांत है उसमें से उनका जो पहला सिद्धांत है सद्गुण ही ज्ञान है और न्याय का सिद्धांत उनकी एक तार्किक उपज शिक्षा का सिद्धांत है। यदि सद्गुण ही ज्ञान है तो उसे अवश्य पढ़ाया भी जा सकता है और उसे पढ़ाया जा सकता है तो उसको पढ़ाने के लिए प्लेटो ने शिक्षा प्रणाली की अनिवार्यता पर बल दिया है। तो बार्कर ने कहा है कि शिक्षा बुराइयों को जड़ से खत्म करने का प्रयास है और यह एक मानसिक रोग का मानसिक औषधि से किया गया इलाज करने का प्रयास किया गया है। तो इस तरीके से प्लेटो का जो संपूर्ण दर्शन है शिक्षा का, संपूर्ण जो आधार है उनके दर्शन का वो शिक्षा योजना ही है। और उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि सद्गुण ही ज्ञान है और इसको शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो प्लेटो के समय में स्पार्टा में जो शिक्षा व्यवस्था थी प्लेटो उससे बहुत अधिक प्रभावित थे और उन्होंने अपनी शिक्षा योजना में स्पार्टा और एथेंस दोनों की शिक्षा प्रणाली का मिश्रण प्रस्तुत किया है। उन्होंने दोनों प्रणाली के जो उनके बेस्ट फीचर्स थे उन्होंने उन बेस्ट फीचर्स के आधार पर एक अपनी नई शिक्षा प्रणाली प्रस्तुत की है। तो देखिए प्लेटो की शिक्षा प्रणाली की अगर हम बात करें तो पहले हम उनके उद्देश्य की बात करेंगे। तो उनके एम्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन के। तो उनका पहला उद्देश्य जो है वो है समाज में राजनीतिक चेतना पैदा करना, टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। तो प्लेटो की शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है वो है समाज के सभी वर्गों में राजनीतिक चेतना और उनमें कर्तव्यपरायणता की भावना को जागृत करना। दूसरी जो बात है टू रिमूव इग्नोरेंस, अज्ञानता को दूर करना। तो शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है वह है मनुष्य को ज्ञान देना ताकि अज्ञानता को दूर किया जा सके और ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति सत्य और असत्य को समझ सकता है। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्लेटो ने शिक्षा को मनुष्य की आत्मदृष्टि के प्रकाश की ओर मोड़ने का एक साधन बताया है ताकि वह अपने आप से आत्म साक्षात्कार कर सके। उसके बाद जो तीसरा जो उनका ऑब्जेक्टिव्स है वो है टू ब्रिंग अवेयरनेस एंड यूनिटी इन सोसाइटी, समाज में जागृति और एकता की भावना को पैदा करना और उसका विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है। और जो चौथा उद्देश्य है वह है फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। प्लेटो की शिक्षा का जो उद्देश्य है शरीर और आत्मा दोनों के विकास के लिए उचित प्रशिक्षण देना बताया गया है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा निवास करती है। तो इसलिए प्लेटो ने आत्मा के विकास के लिए संगीत पर ध्यान दिया है और शारीरिक विकास के लिए उन्होंने व्यायाम को जरूरी बताया है। तो इसलिए प्लेटो ने दोनों पर बल दिया है। तो बार्कर ने कहा है कि अगर व्यायाम मन के लिए शरीर का प्रशिक्षण है तो संगीत मन का डायरेक्ट प्रशिक्षण है। देखिए मन की डायरेक्ट ट्रेनिंग संगीत के माध्यम से की जा सकती है और जो व्यायाम है वो हमारे शरीर का जो प्रशिक्षण है लेकिन वह भी आत्मा के लिए ही है, वो इनडायरेक्ट प्रशिक्षण कह सकते हैं उसको हम। नेक्स्ट जो उनका ऑब्जेक्टिव उन्होंने कहा है कि टू ब्रिंग परफेक्शन इन इंडिविजुअल, व्यक्ति के अंदर पूर्णत्व की उपलब्धि प्राप्त करवाना। शिक्षा का उद्देश्य केवल राजनीतिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। प्लेटो का कहना है कि व्यक्ति के अंदर पूर्णत्व की उपलब्धि प्राप्त करवाना भी शिक्षा का एक उद्देश्य है। इसीलिए प्लेटो ने अपनी शिक्षा प्रणाली में उन्होंने कहा है कि 50 वर्षों के बाद भी जो अभिभावक हैं प्लेटो उनको स्वेच्छा से दर्शन प्राप्त करने की सलाह देते हैं। उनकी जो शिक्षा व्यवस्था उसमें ऐसा कहा गया है।
उसके बाद है टू प्रिपेयर फिलोसफर किंग्स। उनका जो नेक्स्ट उद्देश्य है वो प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य है सैनिक वर्ग और संरक्षित वर्ग, जिसको हम दार्शनिक शासक भी कह सकते हैं, उन दोनों को प्रशिक्षित करना है ताकि आदर्श राज्य की स्थापना की जा सके। उसके बाद बात आती है थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज की। तो उनका नेक्स्ट उद्देश्य है थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, व्यवहारिक ज्ञान जिसको कह सकते हैं हम, सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान। प्लेटो के अनुसार सदाचारी गुण है जिसको वर्चुअस नॉलेज कह सकते हैं। तो उनकी शिक्षा का उद्देश्य केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उसके ज्ञान को व्यवहार में उतारना भी उनका उद्देश्य है। ये भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए प्लेटो ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों तरह के पक्षों पर जोर दिया है। नेक्स्ट जो एम है टू प्रिपेयर आइडियल सिटीजन। प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य एक अच्छा नागरिक पैदा करना ही नहीं है, बल्कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति का निर्माण करना भी है। उन्होंने कहा है कि यदि कोई आपसे पूछे कि सामान्य रूप से उत्तम शिक्षा क्या है, तो प्लेटो के अनुसार सरल उत्तर है उत्तम शिक्षा व्यक्तियों को युद्ध में विजित कराती हैं, क्योंकि वे उत्तम आदर्शों से युक्त होते हैं। तो इसी आधार पर उन्होंने अपने जो एम्स जो है प्लेटो की थ्योरी के एजुकेशन के, ये उनके एम्स हैं। अब हम बात करते हैं प्लेटो की एजुकेशन सिस्टम। प्लेटो ने जो शिक्षा पद्धति के बारे में बताया है, देखिए प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति है वो एथेंस और स्पार्टा में प्रचलित जो शिक्षा पद्धतियाँ थी उनका समन्वय है। तो इस पहले हम प्लेटो की शिक्षा प्रणाली को डिस्कस करने से पहले एथेंस और स्पार्टा के एजुकेशन सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एथेनियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो प्लेटो ने एथेनियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन के बारे में बताया है कि उस समय पर एथेंस में जो शिक्षा प्रणाली थी वो प्राइवेट थी, व्यक्तिगत आधार था, राज्य का उस एजुकेशन से कोई संबंध नहीं था और शिक्षा प्रदान करने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स पर होती थी, माता पिता पर होती थी। और जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं वो निजी आधार पर ही चलाई जाती थी। और इस आधार पर जो गर्ल्स की एजुकेशन की बात है तो लड़कियों को सिर्फ घरेलू शिक्षा ही दी जाती थी, उनके लिए कोई स्कूल नहीं था। तो ऐसी शिक्षा प्रणाली के एक पाठ्यक्रम को एथेंस में 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहला है प्राइमरी, सेकेंडरी और तीसरा है टर्शरी। तो अब हम बात करते हैं प्राइमरी लेवल पर जो एजुकेशन का सिस्टम था, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दी जाती थी, जिसमें संगीत और व्यायाम की शिक्षा इम्पॉर्टेंट थी। संगीत को बड़े लेवल पर दिया जाता, बड़े लेवल पर शिक्षा संगीत का अर्थ लिया जाता था और जो व्यायाम है उसका सिर्फ शारीरिक अभ्यास तक ही सीमित था। उसके बाद है सेकेंडरी एजुकेशन 14 से 18 वर्ष तक की आयु तक दी जाती थी, जिसमें व्यवहारिक ज्ञान कराया जाता था। इसमें राजनीति, प्रशासन, व्यवसाय, व्यापार आदि सभी तरह की शिक्षाएं प्रदान की जाती थी। उसके बाद जो तीसरी स्टेज है टर्शरी जिसको कहेंगे, वो थी 18 साल से 20 साल तक की आयु में। उसमें राज्य की तथा सैनिक शिक्षा शामिल की जाती थी, लेकिन इस शिक्षा में कुलीन परिवारों का एक अधिकार था, उनका मोनोपोली थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। जो स्पार्टा की शिक्षा पद्धति थी वो एथेंस से बिल्कुल अलग थी। जो स्पार्टन शिक्षा पद्धति थी उसमें स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन थी और ये फीमेल और मेल्स दोनों के लिए इक्वल थी और इसमें फिजिकल ट्रेनिंग के लिए स्पेशल प्रावधान किया गया था। स्त्रियों के लिए भी शारीरिक शिक्षा अनिवार्य थी और यह सामाजिक इंटरेस्ट के लिए शिक्षा पर जोर दिया जाता था और इसमें साहित्यिक शिक्षा की बजाय व्यायाम पर अधिक जोर दिया जाता था ताकि सही तरीके से एक सैनिक तैयार किए जा सके। तो एथेंस ने प्लेटो की शिक्षा पद्धति का जो व्यक्तिगत पक्ष जो था वो ग्रहण किया है और स्पार्टा से उन्होंने सामाजिक पक्ष ग्रहण किया है। तो इस आधार पर जो प्लेटो की शिक्षा पद्धति है वो दोनों की मिलीजुली पद्धति है। दोनों से उन्होंने जो उनके बेस्ट फीचर्स थे प्लेटो ने दोनों से ग्रहण किए हैं, स्पार्टा से एंड एथेंस से। उसके बाद हम बात करेंगे जो अब प्लेटो की स्कीम ऑफ एजुकेशन क्या थी। प्लेटो की स्कीम ऑफ एजुकेशन में 2 तरह के, जो इसको हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है एलिमेंट्री एजुकेशन और दूसरा है हायर एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन जो है प्रारंभिक 6 वर्ष तक की शिक्षा और दूसरा 6 से 18 वर्ष तक की शिक्षा और तीसरा 18 से 20 वर्ष तक की शिक्षा। तो इस तरह से हम उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसमें हम अब बात करेंगे प्रारंभिक शिक्षा, 6 वर्ष तक की शिक्षा। इसमें बच्चों को नैतिक और धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, जिसमें मॉरल एंड रिलीजियस एजुकेशन जिसको हम कह सकते हैं।
उसके बाद 6 से 18 वर्ष तक की शिक्षा, दूसरी जो स्टेज थी उसमें शारीरिक और मानसिक शिक्षा दोनों पर ध्यान दिया जाता था, जिससे व्यक्ति की आत्मा और शरीर दोनों का विकास हो सके। तो इसलिए प्लेटो ने व्यायाम और संगीत को बड़ा महत्व दिया। व्यायाम द्वारा शरीर को स्वस्थ बनाया जा सकता है और व्यायाम मस्तिष्क के लिए शरीर का प्रशिक्षण है, ऐसा प्लेटो का मानना था। तो इसलिए प्लेटो के अनुसार संगीत और साहित्य का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिससे व्यक्ति के चरित्र पर किसी तरह का कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। तो इस तरीके से प्लेटो ने अपनी शिक्षा व्यवस्था को, प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था के दूसरे चरण को बताया है। और उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था में जो तीसरा चरण है, इसमें उन्होंने 18 से 20 वर्ष तक की शिक्षा को जोड़ा है, जिसमें कठिन सैनिक शिक्षा की बात की गई है ताकि स्त्रियों और पुरुषों को देश की सुरक्षा के लिए तैयार किया जा सके। तो प्लेटो की शिक्षा प्रणाली उस समय की शिक्षा प्रणाली में सुधार थी, क्योंकि उस समय पर जो शिक्षा व्यवस्थाएं प्रचलित थी एथेंस में, स्पार्टा में, उन शिक्षा प्रणालियों से रिफाइंड फॉर्म में कह सकते हैं हम कि जो प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा योजना थी उस शिक्षा प्रणाली में सुधार थी। उसके बाद बात करेंगे उनकी हायर एजुकेशन, सेकंड जो उन्होंने बताया है उच्च शिक्षा। प्लेटो की उच्च शिक्षा को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक था 20 से 30 साल और दूसरा है 30 से 35। तो जो 20 से 30 वर्ष की शिक्षा थी उसमें केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए थी जो 20 वर्ष की आरंभिक शिक्षा समाप्त होने के बाद परीक्षा देंगे, और जो उस परीक्षा में पास होंगे तो उनको आगे शिक्षा दी जाएगी, और जो फेल होंगे तो उनको सैनिक वर्ग में सम्मिलित कर दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने जो उच्च शिक्षा है उसका प्रोविजन शासक वर्ग के लिए रखा है, तो जिसका प्रमुख उद्देश्य था फिलोसफर किंग्स पैदा करना, उनकी ट्रेनिंग करना। तो उच्च शिक्षा उनकी 20 से 35 वर्ष तक दी जाएगी। इसमें उच्च शिक्षा को 2 भागों में 20 से 30 और 30 से 35 में विभाजित किया गया है। तो इस तरीके से प्लेटो ने अपनी स्कीम ऑफ एजुकेशन दी है। जो 30 से 35 वर्ष की एजुकेशन की बात है तो उसमें उन्होंने बताया है कि वैज्ञानिक शिक्षा की जब समाप्ति हो जाएगी तो फिर 30 वर्ष की आयु में उनको परीक्षा देनी होगी, और इस परीक्षा में जो लोग फेल होंगे उनको राज्य के प्रशासनिक और सैनिक पदों पर नियुक्त किया जाएगा, और जो पास हो जाएंगे उनको आगे फिर 5 वर्ष के लिए शिक्षा दी जाएगी। और वह शिक्षा जिसको हम द्वंद्ववाद की, डायलेक्टिक्स की शिक्षा कह सकते हैं, ऐसी शिक्षा दी जाएगी द्वंद्ववाद के द्वारा, जिससे हर प्रत्येक वस्तु के सार का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसलिए प्लेटो ने द्वंद्ववाद की शिक्षा को बहुत इंपॉर्टेंट माना है। तो इस परीक्षण के बाद राज्य के जो उच्चतम सैनिक और प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति की जाएगी। तो इन नियुक्ति का उद्देश्य होगा उन्हें संसार का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कराना। तो 35 वर्ष की आयु तक उन्हें केवल भौतिक शिक्षा मिलती है, व्यवहारिक नहीं मिलती, ऐसा प्लेटो का मानना है। तो उनके अनुसार 35 से 50 वर्ष तक की आयु तक उन्हें सार्वजनिक पदाधिकारियों के रूप में कार्य करना पड़ेगा, और 50 वर्ष की आयु में वो जब रिटायर हो जाएंगे तो वो सत्य की खोज के लिए अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं और जारी रखेंगे, और इस अध्ययन से यह अध्ययन उनके जीवन के अंत तक चलता रहेगा। तो इसलिए जो प्लेटो की स्कीम ऑफ एजुकेशन है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है, जीवन भर चलने वाली शिक्षा प्रणाली की प्लेटो ने बात की है। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन, उनकी क्या विशेषताएं थी उनकी शिक्षा पद्धति की। प्लेटो ने सबसे पहले बात की है कंपल्सरी एंड स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन। तो प्लेटो ने अनिवार्य शिक्षा तथा राज्य नियंत्रित जो प्रणाली है उसका समर्थन किया है, इसलिए उन्होंने व्यक्तिगत विषय नहीं माना शिक्षा को। उनका मानना था कि प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य की कल्पना की थी, तो प्लेटो का मानना था कि उस राज्य की स्थापना के लिए शिक्षा सबसे अनिवार्य है, इसलिए यह कार्य राज्य के द्वारा नियंत्रित शिक्षा प्रणाली से ही किया जा सकता है। इसलिए प्लेटो ने राज्य को सबसे अनिवार्य रूप से यह माना कि राज्य के द्वारा शिक्षा को नियंत्रित किया जाए, और शिक्षा का प्रावधान, शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रावधान ये राज्य की जिम्मेदारी है। इसलिए शिक्षा के माध्यम से ही, क्योंकि अल्टीमेट जो उद्देश्य था प्लेटो का वो था फिलोसफर किंग पैदा करना, उनका निर्माण करना, इसलिए शिक्षा के माध्यम से ही प्लेटो का मानना है कि शिक्षा के माध्यम से ही दार्शनिक राजा का निर्माण किया जा सकता है, और दार्शनिक राजा ही निस्वार्थ भाव से संपूर्ण राज्य को समर्पित हो सकते हैं। इसलिए उनकी जो नेक्स्ट पॉइंट है इक्वल फॉर बोथ मैन एंड वीमेन, जो उनकी शिक्षा प्रणाली थी वह दोनों के लिए बराबर थी। उनकी जो शिक्षा प्रणाली की विशेषता है उसमें कोई पर्टिकुलर स्त्रियों को घरेलू शिक्षा नहीं दी गई है, बल्कि स्त्री पुरुष दोनों को ही। इसलिए उन्होंने एथेंस की जो पद्धति थी जिसमें स्त्रियों को शिक्षा से वंचित किया गया था, इसकी उन्होंने घोर आलोचना की है।
तो प्लेटो का मानना है कि स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा दी जानी चाहिए, इसलिए उन्होंने पुरुषों को और स्त्रियों को बराबर शिक्षा देने की बात की है। और इसलिए उन्होंने कहा है कि स्त्रियों को भी पुरुषों के समान ही सार्वजनिक पद भी दिए जाने चाहिए ताकि वह सही तरीके से राज्य में अपना योगदान दे सकें। उसके बाद बात आती है तीसरी, जिसको हम कहेंगे एजुकेशन जो थी दैट इज मेंट फॉर पीजेंट एंड आर्टिसंस, कृषकों और कारीगरों के लिए शिक्षा। देखिए, अगर प्लेटो की हम किसी भी जनरल चर्चा करते हैं तो हमें पता चलता है कि कृषकों और कारीगरों के लिए विशेष रूप से कहीं पर भी प्लेटो ने चर्चा नहीं की है, कहीं पर भी स्पष्ट रूप से उनका कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन फिर भी उनके किसी एक कथन से ये पता चलता है, उनका जो कथन था, मैन ऑफ कॉपर कैन बी मेड इनटू मैन ऑफ सिल्वर एंड इवन ऑफ गोल्ड इफ दे पोजेस देयर एट्रीब्यूट्स। तांबे के आदमी में यदि उनके पास गुण है तो उनको सोने के या चांदी के आदमी भी बनाया जा सकता है। तो इस बात से हमें संकेत मिलता है कि उन्होंने तीसरे वर्ग के लिए भी शिक्षा का प्रावधान किया है। उसके बाद बात आती है स्ट्रिक्ट सेंसरशिप ऑन लिटरेचर, साहित्य पर कड़ा नियंत्रण। प्लेटो ने सभी साहित्य और कलाकृतियों पर कठोर नियंत्रण की बात की थी। वो इनके पक्षधर थे। वो कहते थे कि बुरे नैतिक प्रभाव जैसी कोई भी चीज़ युवकों के हाथ में नहीं आनी चाहिए। साहित्य व्यक्ति को पथ भ्रष्ट करता है, इसलिए उन्होंने साहित्य पर कठोर नियंत्रण किया था। साहित्य का सही और गलत निर्णय जो है, साहित्य सही होगा या गलत होगा, ये निर्णय शासक करेगा। प्लेटो की जो योजना थी उसमें साहित्य पर कठोर नियंत्रण किया गया था क्योंकि इससे युवकों के पथ भ्रष्ट होने का डर है। उसके बाद बात की है फॉर मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। जो प्लेटो की शिक्षा प्रणाली है वह आत्मा और शरीर दोनों के विकास पर बल देती है, इसलिए उन्होंने अपनी शिक्षा योजना में व्यायाम और संगीत दोनों को ही इंपॉर्टेंस दी है। तो इसलिए प्लेटो का विश्वास था क्योंकि अच्छा मन ही अच्छे शरीर में रह सकता है, इसलिए उन्होंने संगीत और व्यायाम दोनों पर ही विशेष बल दिया है ताकि व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से विकास हो सके। उसके बाद उन्होंने बात की है एजुकेशन अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, शिक्षा जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। प्लेटो का मानना है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और ज्ञान पूरी जिंदगी चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसी कारण से प्लेटो की जो स्कीम ऑफ एजुकेशन है उसमें उन्होंने जो औपचारिक शिक्षा है वो 35 वर्ष तक की है, लेकिन उसके बाद भी अनौपचारिक रूप से उन्होंने जीवन पर्यंत जो एजुकेशन है उसकी प्रोसेस के बारे में बताया है। उसके बाद बात आती है एम्फेसिस ऑन मोरालिटी। जो प्लेटो का विचार था कि लोगों में देशभक्ति की भावना के लिए ज़रूरी है कि उनमें उच्च नैतिक चरित्र की स्थापना की जाए, इसलिए प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में नैतिकता के विकास को भी प्राथमिकता दी है। इसलिए उनका विचार था कि यदि लोगों में नैतिकता होगी तो कानूनों की आवश्यकता नहीं है, और यदि लोगों में नैतिकता नहीं है तो कानून अगर हो भी गए, बना भी दिए गए, तो उनका कोई औचित्य नहीं है। लोग कानूनों का पालन ही नहीं करेंगे यदि वह नैतिक दृष्टि से सही नहीं है। उसके बाद बात आती है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जस्टिस थ्रू एजुकेशन। तो उन्होंने शिक्षा, जो प्लेटो की जो शिक्षा है, उनका जो न्याय का सिद्धांत है, न्याय की स्थापना करने के लिए उन्होंने शिक्षा को सबसे सही साधन माना है। इसलिए उन्होंने कहा है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है उनके आत्मा के तत्वों में से जो सर्वोत्तम तत्व है उसका विकास शिक्षा के माध्यम से ही किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने सामाजिक न्याय की स्थापना की जिम्मेदारी प्लेटो ने दार्शनिक राजा पर डाली, और दार्शनिक राजा का जो निर्माण है वो शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। इसलिए प्लेटो ने अपनी शिक्षा की जो व्यवस्था है, शिक्षा द्वारा ही न्याय की व्यवस्था करने की बात की है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का व्यवहारिक पक्ष। प्लेटो की जो शिक्षा का उद्देश्य है वो केवल ज्ञान का प्रचार प्रसार करना नहीं है, बल्कि उनकी शिक्षा का जो उद्देश्य था वो था व्यक्ति के प्रधान तत्व, जो व्यक्ति के अंदर मेन चीज़ है, जो उनका प्रधान तत्व है, जो व्यक्ति की योग्यता है, उसका विकास करना। और इसके लिए उन्होंने सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान की बात नहीं की है, बल्कि उन्होंने व्यवहारिक पक्ष की बात की है, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग और स्पेशल एजुकेशन की बात की है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पेशलाइजेशन, विशेषीकरण। जो प्लेटो की शिक्षा प्रणाली है विशेषीकरण पर आधारित थी। प्लेटो ने सभी वर्गों के लिए एक समान शिक्षा की व्यवस्था नहीं की, बल्कि सैनिक, प्रशासनिक और राजा के लिए अलग अलग व्यवस्थाओं की बात की है। सभी अलग अलग तरीके से प्रशिक्षित किए जाएंगे, उनके लिए अलग अलग शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट आता है फुलफिलमेंट ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड फिलोसॉफिकल नीड्स।
जो प्लेटो की शिक्षा का जो माध्यम, प्लेटो ने शिक्षा के माध्यम से समाज के 3 वर्गों को तैयार करने पर बल दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि ये सभी बल समाज की अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। आवश्यकताओं के अनुसार समाज के 3 वर्गों को बनाया जाएगा। इस प्रकार से प्लेटो की जो शिक्षा की व्यवस्था है केवल ज्ञान नहीं देती बल्कि सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देती है। उत्पादक वर्ग समाज की आर्थिक आवश्यकताओं के लिए और संरक्षक वर्ग और शासक वर्ग राज्य और समाज की राजनीतिक और दार्शनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तैयार किए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन। प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन की जो आलोचना है उसका पहला पॉइंट है उत्पादक वर्ग के प्रति भेदभाव। देखिए, डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स प्रोडक्शन क्लास, जिसमें हम कहेंगे कि जो प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य की कल्पना की है उस आदर्श राज्य की स्थापना के लिए उन्होंने 3 आदर्श वर्गों की बात की थी, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। लेकिन अपनी शिक्षा योजना में प्लेटो ने उत्पादक वर्ग के लिए कहीं भी शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं किया गया है और उत्पादक वर्ग के लिए शिक्षा योजना में किसी भी प्रकार की ना कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्लेटो ने उत्पादक वर्ग के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो आ जाता है लॉन्ग प्रोसेस, जिसको हम कहेंगे लंबी अवधि। प्लेटो की जो शिक्षा की योजना है बहुत लंबी अवधि तक है, जिसमें 20 वर्ष तक प्रारंभिक शिक्षा का प्रोविजन है और 35 तक उच्च शिक्षा का प्रोविजन है और उसके बाद भी व्यक्ति अपने आप फर्दर शिक्षा अपनी लागू रख सकता है। तो इसलिए उन्होंने इतनी लंबी शिक्षा योजना की बात की है। जिस आयु में व्यक्ति समाज में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, जिस यंग अवस्था में, उस आयु को प्लेटो के अनुसार शिक्षा के लिए व्यर्थ में ही शिक्षा में लगाने का प्रावधान किया गया है। तो उसके बाद नेक्स्ट बात आती है जेंडर इक्वालिटी इज नॉट पॉसिबल, जो लिंग समानता है वो संभव नहीं है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में महिलाओं और पुरुषों में कोई अंतर नहीं बताया है। उन्होंने बताया है कि स्त्रियों और पुरुषों में समान रूप से ही सैनिक सेवा के लिए दोनों को उपयुक्त माना गया है। लेकिन प्लेटो की यहाँ पर सबसे बड़ी भूल है कि सैनिक सेवा के लिए जिस स्टैंडर्ड की जरूरत है, जिस मापदंड की जरूरत है, उस मापदंड पर स्त्रियां शारीरिक रूप से खरी नहीं उतरती। तो प्रकृति ने ही जब शारीरिक रूप से स्त्रियों को इतना कठोर नहीं बनाया जितना कि पुरुषों को, तो इस आधार पर हम नहीं कह सकते कि जो जेंडर इक्वालिटी है वो उसी तरीके से पॉसिबल है जिस तरीके से प्लेटो ने बताया है, क्योंकि स्त्रियों में स्वाभाविक रूप से युद्ध के समय उस तरीके से निर्णय लेने की योग्यता नहीं होती जितनी कि पुरुषों में। नेक्स्ट जो पॉइंट है लैक ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग। जो प्लेटो की शिक्षा योजना है उसमें तकनीकी शिक्षा का अभाव भी देखने को मिलता है, क्योंकि किसी भी राज्य के भौतिक और आर्थिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जिसमें हम टेक्निकल ट्रेनिंग कहते हैं। लेकिन प्लेटो की शिक्षा योजना में सिर्फ किताबी ज्ञान की बातें की गई हैं, कहीं पर भी तकनीकी ज्ञान के बारे में बात नहीं की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है पैराडॉक्सिस, विरोधाभास जिसे हम कह सकते हैं। उनकी जो शिक्षा सिद्धांत है उसमें विरोधाभास देखने को मिलता है, क्योंकि एक तरफ तो प्लेटो का कहना है कि उनकी शिक्षा योजना केवल आदर्श राज्य में ही संभव है, सिर्फ आइडियल स्टेट में ही उनकी शिक्षा योजना पॉसिबल है, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि शिक्षा के बिना आदर्श राज्य की स्थापना नहीं की जा सकती। तो इसके साथ साथ इन दोनों बातों में बहुत विरोधाभास पैदा होता है कि पहले आदर्श राज्य होना चाहिए या पहले शिक्षा होनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने जो प्लेटो ने जो आदर्श राज्य और जो शिक्षा की बात की है उन दोनों में ही बहुत अधिक विरोधाभास है। मोरओवर जो उन्होंने कहा है कि राज्य चलाने के लिए दर्शन की जरूरत है, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो राज्य चलाने के लिए दर्शन की नहीं बल्कि राजनीतिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। ऐसा कहीं पर भी पूरे विश्व में कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलता जहां पर दार्शनिक व्यक्ति ने किसी राज्य में शासन किया हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है नो मेंशन ऑफ मीन्स एंड स्ट्रक्चर्स। जिस विस्तृत शिक्षा योजना के बारे में प्लेटो ने बात की है उस शिक्षा योजना को संपन्न करने के लिए किस प्रकार की संरचना चाहिए, किस तरह के साधन उपलब्ध होने चाहिए, इस बारे में कहीं पर भी स्पष्ट रूप से प्लेटो ने वर्णन नहीं किया है कि ऐसे साधन कहाँ से उपलब्ध होंगे और इस तरह के साधनों के लिए क्या रूपरेखा तैयार की जाए, इस तरीके का कहीं पर भी वर्णन नहीं मिलता है। इसके बाद बात आती है लैक ऑफ ओरिजिनलिटी, मौलिकता का अभाव। देखिए, हम सबको पता है जो प्लेटो की शिक्षा प्रणाली है वो एथेंस और स्पार्टन दोनों सिस्टम के मिश्रण है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं जो उन्होंने अपनी शिक्षा योजना तैयार की है उसमें उन्होंने जो उनका मानसिक पक्ष है वो एथेंस से लिया है और जो शारीरिक पक्ष है वो उन्होंने स्पार्टा से लिया है। तो उन्होंने जो फिजिकल ट्रेनिंग की बात की है वहां पर उन पर स्पार्टा का इन्फ्लुएंस स्पष्ट दिखाई देता है, जहां पर उन्होंने मेंटल ट्रेनिंग की बात की है वहां पर उन पर एथेंस का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देने को मिलता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह उनका अपना ओरिजिनल व्यू नहीं है।
नेक्स्ट आता है आदर्शवाद पर आधारित। जो प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है वह आदर्शवाद पर आधारित है। इसमें बहुत अधिक आदर्शवाद देखने को मिलता है, क्योंकि प्लेटो के समय में जो राज्य की सुरक्षा थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए उन्होंने राज्य की सुरक्षा को ज़्यादा महत्व दिया है। और जिस तरह के दार्शनिक राजा की उन्होंने बात की है, इस तरह का दार्शनिक राजा कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट बात आती है इन्फ्लुएंस ऑफ फासिज्म। अगर हम उनके राज्य से के द्वारा नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था की बात करें, तो जब स्पार्टा में जिस समय पर शिक्षा व्यवस्था थी राज्य द्वारा नियंत्रित थी, उस समय पर वहाँ पर लोकतंत्र नहीं था। तो राज्यों पर कुलीन परिवारों का ही, कुछ जो एरिस्टोक्रेट फैमिलीज हैं, सिर्फ उनका ही अधिपत्य था, तो सभी लोगों को स्वतंत्रता नहीं थी। तो ऐसा देखकर पता चलता है कि स्पार्टा में अच्छे नागरिक नहीं थे, बल्कि इस तरह के नागरिक तैयार किए जाते थे जो युद्ध के मैदान में उतरकर अत्याचार कर सकें। तो इसलिए उनमें फांसीवाद के लक्षण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है बोरिंग सिलेबस। प्लेटो की जो शिक्षा योजना, उन्होंने गणित जैसे, जो मैथ्स जैसे जो सब्जेक्ट है उसको पाठ्यक्रम में तो शामिल कर लिया, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहीं पर भी मनोरंजन जैसी मनोरंजक कोई भी पाठ्यक्रम, शिक्षा देने वाला मनोरंजक और जैसे नाटक जैसे जो विषय हैं उनको कहीं पर भी उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया। तो उनकी उन्होंने उपेक्षा की है। तो नेक्स्ट आता है आदर्श राज्य की स्थापना में सहायक नहीं है उनकी शिक्षा प्रणाली। इट इज़ नॉट हेल्पफुल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आइडियल स्टेट। जो उनकी शिक्षा प्रणाली है, उन्होंने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए कहा है कि आवश्यक है कि सभी वर्ग अपने अपने सभी वर्गों को उन्होंने अलग अलग कार्य बताए हैं, लेकिन आदर्श राज्य की स्थापना के लिए सही मायनों में देखा जाए तो सभी वर्ग अपने अपने दायित्वों का निर्वाह करें, ये ज़रूरी है। और इसमें उनकी शिक्षा योजना में संरक्षक वर्ग को तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए योग्य बनाने की बात की है, लेकिन जहाँ पर बात आती है प्रोडक्शन क्लास की, उत्पादक क्लास की, वहाँ पर उनके उत्तरदायित्वों के निर्वाह करने के लिए, उनको योग्य बनाने के लिए कोई भी ऐसी शिक्षा व्यवस्था की बात नहीं की गई है। इसलिए जो प्लेटो का शिक्षा का सिद्धांत है वो आदर्श राज्य की कल्पना करने में, उनकी स्थापना करने में सहायक नहीं हो सकता। तो इस आधार पर उन्होंने जो बात की है, इस आधार पर इन सभी आधारों पर प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी आलोचना की गई है। इसके बाद हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेटोनिक थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो इससे पहले जो सबसे पहला पॉइंट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल। जो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था है उसमें उन्होंने शिक्षा सिद्धांत के माध्यम से सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना पर बल दिया है कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था से नागरिक जागरूक होंगे और एक अपनी जिम्मेदार नागरिक पैदा होंगे। उसके बाद बात आती है जस्टिस। तो जो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था है उसमें उन्होंने जस्टिस की बात की है। जस्टिस की स्थापना करने के लिए उन्होंने शिक्षा को आधार माना है, क्योंकि सामाजिक न्याय की जब स्थापना है उसकी सारी जिम्मेवारी उन्होंने दार्शनिक राजा पर डाली है। तो इसलिए उनका जो उद्देश्य है जस्टिस की स्थापना करना प्लेटो की जो एजुकेशन थ्योरी है उसका उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। नागरिकों में चेतना शक्ति पैदा करना उनका उद्देश्य है, ताकि शिक्षा के माध्यम से नागरिक जागरूक होकर अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो सके और समाज में अपनी भागीदारी दे सके, अपना योगदान दे सके। नेक्स्ट आता है प्रशासन तंत्र को स्पेशल ट्रेनिंग देने की बात की है, ट्रेनिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास। स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास के लिए देखिए उन्होंने 35 ईयर्स तक स्पेशल ट्रेनिंग की बात की गई है, किस तरीके से हर स्टेज क्लियर करने के बाद नेक्स्ट एग्जाम होगा और एग्जाम क्लियर करने के बाद फिर स्पेशल ट्रेनिंग होगी, जिसके आधार पर अच्छे जो प्रशासक हैं तैयार किए जाएंगे। उसके बाद बात आती है इक्वालिटी। जो प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन है उन्होंने उस समय पर इक्वालिटी की बात की है जिस समय पर महिलाओं को विशेष योगदान महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था। तो प्लेटो ने इक्वालिटी स्थापित करने की अपनी शिक्षा योजना के माध्यम से एक प्रयास किया है। उसके बाद बात आती है मोरालिटी। उनकी जो उन्होंने अपनी शिक्षा के माध्यम से नागरिकों में नैतिक और चारित्रिक विकास करने की बात की है, कि उनकी शिक्षा के माध्यम से नागरिकों में मोरालिटी की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको मोरालिटी का विकास किया जाएगा, उनमें नैतिकता का स्पेशल जो महत्व है उसको स्थापित करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। देखिए व्यवहारिक रूप से भी उन्होंने जो अपनी शिक्षा व्यवस्था में
शिक्षा का उनका जो व्यवहारिक पक्ष था उन्होंने सिर्फ जो थ्योरेटिकल जो पार्ट है सिर्फ उसकी बात नहीं की है, बल्कि उन्होंने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की भी बात की है। इसलिए उन्होंने विशेष तौर पर व्यवहारिक शिक्षा का आयोजन की बात की है। उन्होंने कहा है कि व्यवहारिक रूप से स्पेशली ट्रेंड किए जाएंगे फिलोसफर किंग बनने के लिए लोगों को स्पेशली ट्रेन किया जाएगा, इसलिए उन्होंने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात की है। नेक्स्ट आता है रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस। उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें अज्ञानता को दूर करने की बात की गई है, क्योंकि उनकी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से अज्ञानता को दूर किया जा सकता है और अज्ञानता को दूर करने का एकमात्र साधन शिक्षा को ही माना जा सकता है। तो इन आधार पर हम कह सकते हैं कि जो प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें कुछ विशेषताएं भी हैं जो आज की हम प्रेजेंट एज की अगर बात करें तो आज भी उनकी कुछ व्यवस्थाएं हैं जो प्रासंगिक है। बहुत सारे उनके जो व्यूज़ हैं शिक्षा को लेकर वो आज भी प्रासंगिक माने जाते हैं। तो इसी आधार पर प्लेटो की जो एजुकेशन थ्योरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच।